हेलो फ्रेंड, मिशन मोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरोगा से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए एक बात कि दरोगा का एग्जाम आपके सर पे है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा आप कट ऑफ से दूर जाएंगे। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ना आप वो कर दीजिए। आप सबसे पहले वो काम कीजिए जो आपके लिए सबसे बेनिफिट है। तो वो कौन सा काम है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब भी देखिए। सिर्फ प्रीवियस ईयर से नहीं होगा। प्रीवियस ईयर तो आपको ये बनाएगा कि हाँ आपको क्या क्या टारगेट करके पढ़ना है, कौन से सिलेबस है। लेकिन आप चाहते हैं कट ऑफ के पार, आप कट ऑफ पार करो तो आपके लिए उससे रिलेटेड भी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो आज चलिए हम डिटेल में बात करेंगे, एकदम से डिस्क्राइब करके जो क्वेश्चन आया उसके बारे में और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। इनके जो पिताजी थे वो बिहार के क्या थे? जमींदार थे, सासाराम के। और ये शेरशाह थे, ये सूर्यवंश के संस्थापक थे। ठीक है, किसके थे? सूर्यवंश के संस्थापक थे। और दूसरी बात, इन्हें जो उपाधि दी गई थी, इन्हें कौन? बहार खां लोहानी उसे शेर खां की उपाधि दे दी। ठीक है, इतना रिलेटेड इनसे सब कुछ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब दूसरा इसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो शेरशाह सूरी थे ना, सबसे पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था। किसके लिए? सबसे पहले बाबर के लिए किया था। और जिन्होंने उन्हें क्या किया, उनका प्रमोशन करके उन्हें सेनापति बना दिया और बिहार के फिर वो राज्यपाल नियुक्त हुए। और ये चौसा का युद्ध 1539 में, ये भी पता है आपको कि ये मतलब चौसा का युद्ध 1539 में होता है। तो हुमायूं को पराजित कर देते हैं और इसके बाद इनका नाम शेरखां पड़ गया। शेरशाह की उपाधि से ये शेरखां का जो इनका नाम था ना, शेरशाह की उपाधि से मतलब ये इनको उपाधि मिल गई। ठीक है, शेरखां, तो शेरखां को इनको उपाधि मिल गई, शेरशाह की उपाधि इनको मिल गई। उसका कन्नौज का जो विलग्राम का युद्ध था 1540 में हुआ था, तो इसमें वो किसको हराए थे? चौसा के युद्ध में तो हुमायूं को पराजित किए थे। और इसमें शेरशाह ने क्या किया था? इसमें भी हुमायूं को पराजित कर दिए थे और दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे। किस युद्ध के बाद? कन्नौज के युद्ध के बाद। उपाधि जो शेरशाह के लिए थी वो चौसा के युद्ध के बाद। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कलिंजर का युद्ध। तो आपको भी पता है ये शेरशाह का अंतिम युद्ध था। और शेरशाह ने जो भूमि के माप के लिए गज, सिकंदरी और और डंडी का प्रयोग किया था। उनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु के समय वो क्या किए थे? एक हुक्का नामक शास्त्र चला रहे थे। ठीक है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने गज, सिकंदरी, सैन्य डंडी का प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था ना, कौलियत पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। आपको पता होगा जैसे कि इनके समय में रेख करके सूची था। और शेरशाह को अकबर का अग्रगामी माना जाता है। किसे माना जाता है? अकबर का अग्रगामी। और शेरशाह मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिन्होंने क्या किया था? रुपया नामक सिक्का, ये देखिए रुपया नामक क्या किया? सिक्का जारी किया था। और शेरशाह जो थे ना, ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया। ग्रैंड ट्रैंक रोड कलकत्ता ताम्रलिपि से पेशावर पंजाब तक जाता है। भारत में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था का प्रचलन शेरशाह ने ही करवाया था। ये सारे इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। शेरशाह ने सैनिक भर्ती के लिए हुलिया प्रणाली, दाग प्रणाली, आपको पता होगा ये दोनों प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी से लिए थे। हिंदी जो प्रसिद्ध कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी, जिसने पद्मावत की रचना की थी, वो शेरशाह के क्या थे? समकालीन थे। तो कौन थे? मोहम्मद जैसी को याद रखिएगा। और शेरशाह जो निर्माण किए थे, दिल्ली में किला एक कोहना का निर्माण करवाया था, रोहतासगढ़ किला का निर्माण करवाया था, सासाराम में खुद का मकबरा का निर्माण करवाया। और सासाराम का जो मकबरा है ये अफगानी स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये देखिए इनका जो उदाहरण है ना, झील के, इनका देखिएगा कभी आप सासाराम जाइएगा तो झील के बीचों बीच में इतना सुंदर सा अष्टकोणीय चबूतरा बना हुआ है। इस इमेज में देखिए आप। तो शेरशाह के बाद उनका बेटा इस लाइम जो था ना, इस्माइल शाह गद्दी पर बैठा। उनका बेटा कौन था? इस्लाम शाह था जो गद्दी पर बैठा। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, राजा भोज। ये किस राजवंश से संबंधित है? तो परमार वंश से संबंधित है। इसको याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा भोज का संबंध परमार वंश से तो था ही। परमार वंश थे के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र थे। उपेंद्र राज थे। उनकी राजधानी कौन थी? धार नगरी थी। ये याद रखिएगा। इनसे सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वही राजा भोज थे। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और इन्होंने जो कार्य किया था राजा भोज ने, भोपाल में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। इसने भोजपुर नामक नगर भी का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ के त्रिभुवन में नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा भोज कविराज की उपाधि ली थी। इसके शासन काल में धार नगरी जो था ना, विद्वान और विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। इनकी जो अपनी राजधानी थी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में उन्होंने क्या किया था ना, एक संस्कृत विद्यालय भी खोला था। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके कौन कौन से थे? आपको संस्थापक कौन थे? तो नागभट्टम जो प्रथम थे, नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक थे। इस वंश के सबसे जो शक्तिशाली राजा थे राजा मिहिर। ऊपर में आपसे पूछा ना सबसे शक्तिशाली राजा किससे रिलेटेड है, तो वो सब कुछ हम लोग पढ़े, वैसे याद रखिएगा। तो ये इससे रिलेटेड है।
ये किसके हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश से राजा मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, ठीक है। ये सब कुछ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा भी इग्नोर मत कीजिए। इसके जितने फैक्ट है ना, आपको एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एक प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो ये देखिए, इन्होंने आदि बरा की उपाधि धारण करती। प्रसिद्ध विद्वान जो थे राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे और इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। जम्मू कश्मीर में 3 वंश के बारे में पढ़ा होगा आपने, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। थोड़ा थोड़ा इसमें अभी देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, कारकोट वंश है, जो कारकोट वंश है, इस वंश के संस्थापक जो है दुर्लभ वर्धन है। इस शासन का क्षेत्र कश्मीर में था और प्रसिद्ध जो चीनी यात्री थे हेनशन, दुर्लभ वर्धन के शासन काल में ही कश्मीर उनकी यात्रा की थी। और इस वंश के सबसे महान शासक ललितादित्य मुक्तपिंड थे। ललितादित्य मुक्तपिंड ने कश्मीर मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। इससे क्वेश्चन पूछेगा, किसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तपिंड ने करवाया था। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं, देखिए कुछ आप क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे। दिल्ली में लाल किले के स्थित मोती मस्जिद का किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। आप नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजा। तो ये कहाँ, निम्नलिखित में से कहाँ है? तो आपको पता है फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रज्मनामा फारसी का अनुवाद किसने किया था? तो मतलब अनुवाद था किसका था, कौन से बुक का? तो रज्मनामा फारसी में अनुवाद जो था, आपको पता होगा, महाभारत का था। तो ये आप याद रखिएगा। और अकबर ने अपने शासनकाल में अनुवाद विभाग का स्थापना जब किए थे ना, तो उसी समय महाभारत को फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से स्वीकार किया था, जिसका अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक। ये क्वेश्चन पूछा होगा एग्जाम में, इसका अर्थ क्या होता है? युद्ध की पुस्तक। इसका फारसी में अनुवाद जो था वो शेर सुल्तान नकीब खां, अब्दुल कादिर बदानी आदि के द्वारा किया गया था। मतलब आपसे फारसी जब पूछेगा तो किसने किया था? तो फारसी का किसने किया था इसका अनुवाद? तो सुल्तान नकीब खां और अब्दुल कादिर बदानी ने किया था। ये महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, आपको पता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्व में बटा हुआ है। महाभारत का युद्ध जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ा गया। यह युद्ध पांडव और कौरव के बीच लड़ा गया था, ये भी सब याद रखिएगा, ठीक है। और श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने दिया था। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वारा लिखा गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, लीलावती जो है भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वारा, किसके द्वारा? भास्कर के द्वारा। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल काजी ने किया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का राजकीय कवि था, अब्दुल फजल का बड़ा भाई था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि लीलावती भारतीय गणितज्ञ किसने लिखा? तो भास्कर ने। और इसका फारसी अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल काजी ने इसका किया था, जो अकबर का राज कवि था और अब्दुल फजल का बड़ा ये भाई था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, इब्राहिम सरहिंद ने अर्थवेद का फारसी में अनुवाद किया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं भी नोट कर लीजिए। फारसी की आत्मकथा तुजुक बाबरी का अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। देखिए कितना सारा हम लोग किए। अब्दुल सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। किसने? अब्दुल। देखिए इसका कैसे याद रखिएगा, अथर्ववेद, अथर अर्थ का वेद लगाएंगे तो होता है ना, जिसको जैसे हम लोग धरती में अर्थ में करंट लगाते हैं, तो वो किसी को एक बात करें, किसी को याद करने के लिए आपको याद करवा रहे हैं, तो कोई मर गया, करंट लग गया, तो हिंद सरहिंद हो जाता है। तो इब्राहिम सरहिंद याद रखिएगा अथर्ववेद से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक बाबरी, अब्दुल रहीम खाना ने इसका अनुवाद किया था। और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने किया था। सोचिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इससे मिस करते हैं तो फिर कितना आपको तकलीफ होगा, समझिए एग्जाम के बाद। तो पहले आप एग्जाम से पहले अपना कमर कस लीजिए। वह मुगल सम्राट जिसके 2 बार राज अभिषेक हुआ था, वो कौन थे? औरंगजेब थे। और दूसरी बात, प्लीज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा सा आप सहयोग कीजिएगा कि थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। देखिए शाहजहां की मृत्यु के अफवाह फैलने के बाद उसके जो 4 पुत्र थे ना, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, राजा मुराद, मतलब वो दिल्ली के राजगद्दी के लिए युद्ध शुरू हो गया। राजगद्दी को 2 प्रखर दावेदार थे, एक तो दारा शिकोह औरंगजेब द्वारा, शिकोह और औरंगजेब उत्तराधिकारी। कुल जो था ना वो, तो क्या था वो देख लीजिए, 3 युद्ध लड़ा था वो। कुल कितने युद्ध लड़ा था? 3 युद्ध लड़ा था वो। 3 युद्ध कौन थे? धर्मट का युद्ध था, सामूगढ़ का युद्ध 1658 याद रखिएगा, देवराई का युद्ध 1669। देखिए धरती पर इंसान आएगा तो हमने समूह बनाएगा, तो ये 1658 धर्मट और समूह बनाएंगे, तो इसको 1658 और तब देवता होता सबको हम लोग क्या करेंगे? पूजा करेंगे। तो 1669 धरती पे आएंगे, समूह बनाएंगे, फिर पूजा पाठ का बात करेंगे ना, तो देव देवी कनेक्ट कर लीजिए ना 1669 में। अब नेक्स्ट आते हैं, सामूगढ़ का जो युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध में सफलता के बाद औरंगजेब का पहला राज अभिषेक जो हुआ था 31 जुलाई 1658 को आगरा में हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और देवराई के श्रम में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को, ठीक है। कब? एक तो पहला जो हुआ था 31 जुलाई 1658 को, जब ये आगरा
में हुआ था, ठीक है, 31 जुलाई 1658 को। ये सामूगढ़ के युद्ध में जो सफलता मिली थी उसके बाद का है। सामूगढ़ में जो हुआ था 1659 में, उसके बाद 31 जुलाई 1658 को सामूगढ़ का जो हुआ था 1658 में हुआ था। 59 में तो देवराई का युद्ध हुआ था, देवला का युद्ध। तो 1658 में जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ, सामूगढ़ के युद्ध के बाद ये क्या किए, राज अभिषेक पहली बार 1658 में आगरा में। दूसरा याद रखिएगा, देवराई के श्रम में सफल होने के बाद 15 मई 1600 क्या है देख लीजिए 1659 को औरंगजेब क्या हुआ, दिल्ली के शासन मतलब शासनकाल के महल में जून 1659 को दूसरी बार राज अभिषेक करवाया। एक तो देखिए देवराई के श्रम में वो सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली के शासन महल में जून 1659 में ईस्वी को दूसरी बार राजाभिषेक करवाया था। पहली बार 1658 में जो 31 जुलाई को था आगरा में, ठीक है, एक बार आगरा में और एक बार दिल्ली में, ये दोनों याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, इस तरह मुगल सम्राट औरंगजेब 2 बार राजाभिषेक हो गया, दोनों बार हमेशा पूछता है। फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 बार करवाया था, तो प्रथम बार ठट्टा और दूसरी बार दिल्ली, प्रथम बार ठट्टा दूसरी बार दिल्ली। शिवाजी ने भी 2 बार अभिषेक करवाया था, तो प्रथम बार वैदिक रीति रिवाज से और दूसरी बार बनारस के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट के द्वारा तांत्रिक रीति रिवाज से करवाया था। ये पूछ लेगा आपसे, शिवाजी 2 बार जो करवाए थे, तो शिवाजी जो करवाए थे तो प्रथम बार वैदिक रीति रिवाज से, दूसरी बार बनारस के जो पंडित थे गंगा भट्ट के द्वारा तांत्रिक रीति रिवाज से वो करवाए थे। तो ये देखिए क्वेश्चन जो आपको था, क्या था क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन था आपको मुगल सम्राट, वो मुगल सम्राट कौन था, मुगल सम्राट पूछेगा तो औरंगजेब आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप हम लोग पढ़े औरंगजेब पढ़ लिए, उसके बाद एक और था जो शिवाजी ने भी सॉरी एक मिनट क्या हो गया, आप आते हैं, ये जो हम लोग पढ़े थे कि शिवाजी ने ये किया प्रथम बार, तो ये ठट्टा के समीप, दूसरी बार दिल्ली के समीप किए थे। ये देखिए औरंगजेब जो थे ना 2 बार किए, एक तो ये फिरोज ये 2 बार कर लिए, इसका बात हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 बार राजाभिषेक किया था, प्रथम बार ठट्टा के पास, दूसरी बार दिल्ली में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तुगलक जो थे फिरोज शाह तुगलक वंश में कौन है, मुगल वंश, एक तो उसमें औरंगजेब का बात कर रहा है, तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने, मुगल वंश में जो फिरोज पहले औरंगजेब का बात करेगा तो वो तो आगरा हो जाएगा और एक दिल्ली हो जाएगा, और जब तुगलक वंश का कार्य करेगा, तुगलक वंश की बात करेगा तो 2 बार। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सा तुगलक वंश जो 2 बार राजाभिषेक करवाया था फिरोज शाह तुगलक, प्रथम बार ठट्टा और दूसरी बार दिल्ली, और शिवाजी ने 2 बार भी करवाया था, ये सब याद रखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था, तो इनके माता का नाम है गुजरी देवी था, इनमें से आंसर कोई नहीं हो जाएगा। और इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था और सिखों के 9वें गुरु थे। इनका जो जन्म था ना 1666 में बिहार के पटना सिटी में हुआ था, किनका, गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है। और इन्होंने 1699 में वैशाख के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी पूछता है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इन्होंने 5 कंकार अनिवार्य किया था, केस, कंघा, कड़ा, कपान और कक्षा, ठीक है। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का पुनः संकलन किया था। वर्तमान में ये पुस्तक सिखों के गुरु के रूप में कार्य करता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, इसको याद रखिएगा। शिवाजी को किसने कैद किया था, तो पता है आपको, जय सिंह ने किया था। ये देखिए इनसे रिलेटेड जो भी फैक्टर पढ़ते हैं, 1695 में मुगल सूबेदार जय सिंह और शिवाजी के पास क्या हुआ था, पुरंदर का संधि कब हुआ था पूछ देगा, तो 1665 में हुआ था। जय सिंह ने ना शिवाजी को सुरक्षा का वचन दिया था, ठीक है। इस संधि के अनुसार 1666 में शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी औरंगजेब से मिलने आगरा दरबार में उपस्थित हुए। और आगरा दरबार में शिवाजी ने अपनी प्रतिष्ठा अनुरूप मनसबदारी नहीं मिलने से 500 हजारी मनसबदारी के पंक्ति में खड़ा होने से इनकार कर दिए। और इस पर क्या हुआ, औरंगजेब ने शिवाजी को उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा के जयपुर भवन में बंदी बनाकर रख लिया। हालांकि बाद में शिवाजी यहाँ से भाग गए थे। मराठा साम्राज्य का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनके संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और पिता का नाम शाही भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। देखिए सबके पिता माता का नाम पूछ रहा है, तो याद रखिएगा। ऊपर शेरशाह के माता पिता का नाम हम लोग पढ़े, फिर ये गुरु गोविंद साहिब के, और यहाँ पे देखिए मराठा जो शिवाजी है उनके माता पिता का नाम भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। और शिवाजी के गुरु और अभिभावक जो थे कोंडदेव थे, और इनके आध्यात्मिक जो गुरु थे रामदास थे। तो गुरु और अभिभावक थे कोंडदेव, आध्यात्मिक जो थे रामदास थे। शिवाजी ने सूरत को 2 बार 64 में और 70 में लूटा था। सूरत जो था ना प्रमुख मुगल मतलब सूरत क्या था, प्रमुख मुगल बंदरगाह था, जो 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज अभिषेक करवाया। ये भी याद रखिएगा, जो सूरत में उनका जो बंदरगाह था प्रमुख सूरत में, तो 5 जून को 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में क्या किया था, वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान जो थे श्री गंगा भट्ट के द्वारा अपना राज अभिषेक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, इनके आध्यात्मिक गुरु याद रखिएगा। और ये अभिभावक जो गुरु थे वो कौन देव थे, आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। और सूरत इनका प्रमुख बंदरगाह था। और 64 और 70 में 2 बार ये सूरत को जीते थे। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के जो प्रसिद्ध विद्वान थे श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज अभिषेक करवाया था। कहाँ पे, सूरत के जो मुगल मतलब प्रमुख जो बंदरगाह था, सूरत का प्रमुख बंदरगाह, तो वहीं पे इन्होंने करवाया था। अब हम नेक्स्ट आते हैं,
ये क्या है, शिवाजी के प्रशासनिक प्रशासनिक जो भी व्यवस्था थी, मलिक जो था ना, मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। ये भी पूछ देगा किससे रिलेटेड है, तो मलिक अंबर की। चौथ और सरदेशमुख नामक शिवाजी द्वारा लगाया गया था। इन्होंने अपने दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग किया था। शिवाजी के पास एक मजबूत नौसैनिक था। शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। शिवाजी के मंत्री परिषद का नाम अष्ट प्रधान था। नोट, अष्ट दिग्गज तेलुगु के महान विद्वान थे जो कृष्णदेवराय के दरबार में थे। ठीक है, कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में थे। आपसे देखिए क्वेश्चन याद रखिएगा, शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। शिवाजी के जो मंत्री परिषद का नाम था अष्ट प्रधान था। अष्ट जो थे दिग्गज थे, तेलुगु के महान विद्वान थे जो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। अब नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए प्रवर्तन अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति 26/8/2012 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पूछा हुआ है। उत्पाद अवर निरीक्षक परीक्षा में भी पूछा हुआ है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था, तो वो दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी था। क्या था? दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी था। इसको याद रखिएगा, दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी राजा टोडरमल दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी थे। अकबर के दरबार में आने से पहले राजा टोडरमल जो थे शेरशाह के सेवा में थे। सॉरी थोड़ा सा, लेकिन चलिए फिर से हम पढ़ते हैं इसको। राजा टोडरमल दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी था और अकबर के जो दरबार में आने से पहले ना वो राजा टोडरमल शेरशाह के दरबार सेवा में थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। टोडरमल ने किसके? शेरशाह के सेवा में। और टोडरमल ने ना 1580 में आईने दहशाला नामक व्यवस्था प्रारंभ की जो जब्ती प्रणाली का रूप था। ये भी पूछेगा टोडरमल से। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था, अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था, तो दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी था। तो याद रखिएगा, उससे पहले वो क्या था? शेरशाह के सेवा में थे अकबर के दरबार में आने से पहले। और 1580 में आईने दहशाला नामक व्यवस्था जब्ती प्रणाली का रूप था, उन्होंने शुरू किया था। अब आते हैं अकबर या मुगल शासक के प्रमुख अधिकारी, तो वजीर प्रधानमंत्री थे। शाही दीवान जो थे वित्त मंत्री राजस्व प्रधान थे। मीर बख्शी थे सैन्य विभाग का अध्यक्ष थे। मीर सामन जो थे सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान था। क्या था? सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान था। मोहतशिव लोक आचरण अधिकारी था। फिर से हम इसको याद करते हैं। वजीर कौन थे? प्रधानमंत्री थे। अकबर के दरबार अकबर के जो प्रमुख अधिकारी थे, शाही दीवान वित्त मंत्री, शाही मतलब समझ जाइए जिसका पैसा है, राजस्व वही ना। वजीर प्रधानमंत्री पता ही है। मीर बख्शी मतलब सैन कभी नहीं किसी को बकसता है, तो मीर बख्शी याद रखिएगा। मीर शामन, सामन सम्राट के घरेलू विभाग का जो प्रधान होगा मीर शामन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मुहतशिव लोक आचरण अधिकारी था। मीर मुंशी पत्राचार विभाग का अधिकारी था। काजी न्याय विभाग का प्रधान था। सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों का मंत्री था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए बिहार अवर निरीक्षक एसआई परीक्षा का हल ये पूछा हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। क्वेश्चन देखिए क्या है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अब ये इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए नहीं होगा, अल बरूनी हो जाएगा। किताब उल हिंद पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है, तो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। किताब जो है उल हिंद पुस्तक अलवर्नी द्वारा लिखी गई। अलवर्नी ने मोहम्मद गजनवी के साथ 1017 में भारत आया। अलवर्नी ने 1017 से 27 तक पंजाब में निवास किया। और किताब उल हिंद पुस्तक का अर्थ होता है भारत की खोज। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। बाबर पर कितना बार किया, ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत से धन लूटना। इसका भारत पर सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 का गुजरात का सोमनाथ अभियान। मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाले विद्वान थे फिरदौसी, उत्वी, फारूकी, अलुवर्नी। ये आप याद रखिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए ये कौन सा है, निम्नलिखित में कौन चंगेज खां का समकालीन था। ठीक है, समकालीन कितना सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कौन चंगेज खान का समकालीन था, तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। कौन था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। वो किसके समकालीन थे? चंगेज खान के। इसको याद रखिएगा। चंगेज खान जो थे ना मूल से मंगोलिया के रहने वाले थे। और चंगेज खान फारस ईरान के शासक जलाउद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र तक आ गए थे। चंगेज खान ने सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुवाचा को पराजित किया। फारस के शासक मंगवर्नी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया और चंगेज खान का प्रकोप से अपने को बचा लिया। ईरान का पुराना नाम फारस था, जबकि ताइवान का पुराना नाम फारमोशा था। इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिहार में दरोगा में पूछा गया, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। ये प्रथम बार जो था आक्रमण किया था, इसको याद रखिएगा। हालांकि ब्राह्मण को इस कर से मुक्त रखा। ये देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्रथम मुगल आक्रमण जो था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में था। अरब मूल का था। इसने सिंध के शासक दाहिर को हराया था। इसके आक्रमण की जिम्मेदार जो जानकारी थी अली अहमद की पुस्तक चशनामा से मिलती है। और मोहम्मद कासिम भारत से जजिया कर लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक है। ये याद रखिए, मोहम्मद कासिम पहला था। हालांकि इसने ब्राह्मण को इस कर से मुक्त रखा। किसने ब्राह्मण पर लगाया था, तो फिरोज तुगलक जो था ना प्रथम, वो मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मण पर के ऊपर जजिया कर लगाया था। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। इसने किया था, मोहम्मद गजनवी ने किया था। ये याद रखिएगा। ये 1025 में किया था। और सोमनाथ मंदिर का जो वर्तमान में जो सोमनाथ मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया है।
ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, राज तरंगिणी के कलहन ने जिस राज का वर्णन किया वो कश्मीर का राज है। ये पुस्तक के बारे में पहले बताया जा चुका है, ऊपर हम व्याख्या किए तो बताए थे। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिए। 15 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं, मुगल से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ते हैं। बाबर तुर्की मूल का था। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। बाबर का जो मतलब भारत में जो सफलता का कारण था, तो अब अगर थोड़ा क्वेश्चन टफ करेगा तो ऑप्शन वाइज अगर आपको देता है इस टाइप से भी आपको पढ़ना जरूरी है। बाबर एक क्या था? योग सेनापति था। इसने युद्ध में ये भी पूछता है, तुगलकनामा युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। इसने युद्ध में तोप का प्रयोग किया। बाबर के प्रमुख तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा थे, ठीक है। उत्तर भारत में तोप का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किया था। हालांकि दक्षिण भारत में तोप का प्रयोग बाबर के आगमन के पहले ही हो चुका है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध में हुआ था। बाबर ने 1526 से 30 तक भारत का शासन रहा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुक के बाबरी अपनी आत्मकथा में इसने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को भारत का सबसे महान शासक बताया गया है। इसको अभी हम लोग बाबर के बारे में बात किए ना, तो इसमें थोड़ा सा बच गया। चार बाग की परिकल्पना किसने किया था? बाबर का था। लेकिन चार बाग बनाने की जो प्रथा थी ना, वो शुरुआत अकबर ने किया था। बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर के नाम से जाना जाता है। बाबर को मुंबईयान नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आता है सिखों के गुरुओं के। गुरु गोविंद सिंह कवे नंबर के गुरु थे, 10वें नंबर के ऊपर हम लोग इसका डिटेल चर्चा कर चुके हैं। सूफी संत जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उर्स यहाँ पर मना उनका उर्स जो उनके मृत्यु देहांत पर एक मनाया जाने वाला ये जो त्योहार है ये अजमेर शरीफ में मनता है। और ये जो त्योहार है ना, ये उनका त्योहार सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्य तिथि पर मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आते हैं नीचे, चिश्ती सिलसिला। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य क्षेत्र जो था अजमेर था, और मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के समकालीन थे। ये भी याद रखिएगा। अब शिष्य के बारे में पूछता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इनके जो शिष्य फरीद उद्दीन गज शंकर बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग आदि। ये सब याद रखिएगा। पानीपत का तीसरी लड़ाई जब हुई थी 1761 में हुई थी, और ये पानीपत का वर्तमान हरियाणा राज्य में है। और पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। कितनी लड़ाइयां हुई थी? 3। तीनों ये युद्ध है। देखिए, पानीपत का प्रथम 21 अप्रैल 1526 को यह दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी शासक बाबर के बीच हुआ था। दूसरा 5 नवंबर 1556 में, इसमें बाबर विजय रहा था प्रथम में। दूसरा में ये जो इसमें कौन था? अकबर को विजय प्राप्त हुआ, और उसने पानीपत का प्रथम में बाबर को हुआ था। और ये जो दूसरा युद्ध था तो हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और हेमू के बीच में हेमू और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर को विजय प्राप्त हुआ। तृतीय जो युद्ध हुआ था पानीपत का 14 जनवरी 1761 को। 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556, 14 जनवरी 1761 को यह युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति के बीच में शादी शराब भाव के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली को जीत मिली। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम। नेक्स्ट हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? अकबर के कहने पर। गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर लिखा था। गुलबदन बेगम जो थी ना, अकबर की फुआ और हुमायूं की बहन थी। हुमायूंनामा मुगल जो था, मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। और देखिए, अब कुछ और जीवनी के बारे में जान लीजिए। ये देखिए कितना अच्छे से इस बुक में दिया हुआ है। इस बुक का आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाबर नामा तुजु के बाबरी, बाबर ने खुद अपना आत्मकथा लिखा था। हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी जो थी गुलबदन बेगम ने लिखा था। और अकबर नामा आईने अकबरी, अकबर की जीवनी अब्दुल फजल ने लिखा था। और तुजु के जहांगीरी, जहांगीर की जीवनी जहांगीर और मोतबिंद खां। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखना शुरू किया, पर बीच में ही उसका मृत्यु हो गया, तो मोतबिंद खां ने इसे पूरा किया था। शाहजहांनामा इनायत खान और मोहम्मद शोले खान ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आलमगीर नामा, औरंगजेब की जीवनी जो मिर्जा मोहम्मद काजी ने लिखा। और अपने बारे में खुद लिखने को आत्मकथा कहते हैं। अब जब आपके बारे में किसी और द्वारा लिखा जाए तो उसको जीवनी कहते हैं। मुगल शासकों में बाबर और जहांगीर ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। जो श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। नेक्स्ट हम आते हैं, ये देखिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गया था, और इस समय मंगोल आक्रमण का डर था, और मंगोल के आक्रमण का सामना करने के लिए श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान जो हुआ था 1303 में, तो श्री दुर्ग और श्री शहर किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन जो खिलजी है वो 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर लिया। ये जो प्लानिंग से यही सब होता है, विजय मिलना तय है। वैसे भी आप अपने एग्जाम में प्लान करके पढ़िए, टारगेट करके। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली, देखिए बचपन का नाम शेरखा का पूछा था ना, तो याद रखिएगा बचपन का नाम अली गुड शापा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर की तरह शिव विजय करना चाहता था, और अपने गुरुओं के समझाने से मान गया।
द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ईशानी की उपाधि लिया था। अलाउद्दीन खिलजी राजा के दैवीय अधिकार को मानता था। अमीर सरदार इसके समय में सबसे कम शक्तिशाली रह गए। अलाउद्दीन खिलजी ने सारे सरदारों को दिए गए भूमि को छीनकर सभी को खालसा भूमि में बदल दिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और इसने अपने शासनकाल में कई सुधार किया, सैन्य सुधार किया। देखिए आपको सैन्य सुधार में क्या क्या हुआ था। इसने सैनिक के हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जिसने स्थानीय सेना रखने की शुरुआत की थी। इसने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरुआत की। इसके तहत सभी चीजों का दाम तय कर दिया गया। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा था। मलिक कफूर के दक्षिण भारत में आक्रमण के समय देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव थे। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि इसे हिजड़े के को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। कभी कभी यह दरबार में नंगे भी जाता था। इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वो शासक था। किसका था? तो उस समय कौन था वहां पे शासक? तो कौन थे? तो उस समय शासक थे उदय सिंह थे। ठीक है, आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अकबर के 1567 में चित्तौड़गढ़ का जो आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक कौन था? उदय सिंह थे। इसको याद रखिएगा। अब हम देखिए आगे पढ़ते हैं। अकबर में 1567 में क्या किया था? चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक उदय सिंह तो था। इस युद्ध में अकबर ने जिहाद का नारा दिया था। ये भी पूछता है किस युद्ध में? तो चित्तौड़ के आक्रमण के समय हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हालांकि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार गए, लेकिन इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक था। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं। ये चित्तौड़ और सिसोदिया वंश का के बारे में पढ़ेंगे। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। सिसोदिया वंश के शासक मुगलों के अधीन स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। बाबर राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। इसलिए राणा संगा हारा हुआ था और अकबर 1567 से 1576 में चित्तौड़ को जीतने का प्रयास किया। ये याद रखिएगा, राणा संगा हारा हुआ था, जीता हुआ लिखने का तो नहीं। अकबर 1567 से 1576 में चित्तौड़ को जीतने का प्रयास किया था। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने चित्तौड़ की संधि करने में सफल रहा, जो 1615 में हुआ। ये क्वेश्चन रहा। अब 22 नंबर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। और शेरशाह का जो मकबरा हम लोग ऊपर डिटेल में पढ़े हैं। अब देखिए अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो निम्नलिखित में किसके शासनकाल से संबंधित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। ठीक है, ये पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में। अमीर जो खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन में बलबन के शासनकाल से तुगलक शासनकाल तक बिताया था। इन्होंने दिल्ली सुल्तान के 7 सुल्तान, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने मतलब ये किया था? तो किसके? दिल्ली के 7 सुल्तान बलबन मोहम्मद। फिर से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अमीर खुसरो के बारे में बात कर रहा है तो ये 7 सुल्तानों के अपना ये शासनकाल बिताया है। तो वो 7 सुल्तान कौन कौन से थे? एक तो बलबन था, मोहम्मद थे, और कैकोबा थे, जलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक का साथ, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7 गयासुद्दीन तुगलक। ये सबका नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। इसको फिर से एक बार और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से लोग थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन के समय में मोहम्मद, और के समय में कैकोबान, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह। खिलजी के 3 वंश थे, एक गयासुद्दीन तुगलक थे, खिलजी के 3 शासक थे, और एक बलबन, मोहम्मद, कैकोबान, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट आते हैं। ये प्रमुख कवि और शायर और गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो मूल नाम मोहम्मद हसन था। इनका जन्म जो था उत्तर प्रदेश के बदायूं में पटियाला में हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा, पटियाला पंजाब में है। ठीक है, ये पटियाला कहाँ है? पंजाब में। अब हम आते हैं निजामुद्दीन औलिया ने अमीर को क्या कहा था? तुर्क उल्लाह की उपाधि दी थी। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर को क्या किया था? तुर्क उल्लाह की उपाधि दी थी। अमीर खुसरो को तबला और सितार नामक वादक का आविष्कारक माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अमीर खुसरो को तोता हिंद भारत का तोता कहा जाता है। और अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि था जिन्होंने हिंदी शब्दों को खुलकर प्रयोग किया। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी और फारसी में एक साथ लिखा, और सबसे पहले इन्होंने अपनी भाषा के लिए हिंदी का उल्लेख किया था। भारतीय गायन में कव्वाली इन्हीं के देन माना जाता है। तुगलक रानी देवल रानी नूह ए शिपहर आदि इनकी पुस्तक रही है। ठीक है, तुगलक नामा, आशिकी, देवल रानी, नूह ए शिपहर आदि इनकी पुस्तक रही है। ये सब याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाया गया था? तो ये कर्नल कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। अब जल्दी इसको पढ़ते हैं क्या है। तो हम्पी में विजयनगर के, देखिए यहाँ पे हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। जिस समय दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना हुआ, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे और कृष्णदेव राय
कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। इनका संबंध तुगलक वंश से था। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश का शासन हुआ, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आर्यभट्ट वंश। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इस पे हम आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भास्कर की लीलावती किस विषय नामक मूल पाठ है? तो ये गणित का पाठ है। प्लीज हो सके तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इतने सारे फैक्ट है और बोलने में भी थोड़ा सा हरासमेंट होता है, मेहनत लगता है, वीडियो बनाने में इतने सारे मेहनत होते हैं। थोड़ा सा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो ये है गणित का। 12वीं शताब्दी की प्रसिद्ध गणितज्ञ, इनकी पुत्री का नाम लीलावती था। अपनी पुत्री के नाम पर इन्होंने लीलावती नाम से गणित का प्रसिद्ध पुस्तक, मुगल काल में लीलावती पुस्तक का अब्दुल फैज ने फारसी में अनुवाद किया था। तो ये सब रहा क्वेश्चन। इसके बाद हम फिर दूसरे सीरीज में क्वेश्चन लेके आएंगे, बाकी जो बच गया है। इसका 3 सीरीज आएगा और ऐसे कर करके हम लोग इसको क्वेश्चन को खत्म करेंगे, क्योंकि डिटेल में भी तो पढ़ रहे हैं ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।